गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। 12th क्लास में हम चैप्टर जो हमारा चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम वेरियस सरफेस फिनोमिनन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऐसे फिनोमिनन जो कि सरफेस के ऊपर लाइज करते हैं, जिसमें हमने एड्सॉर्प्शंस पढ़ा, ठीक है, और उसकी टाइप्स की बात की, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शंस पढ़ी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट वन इज कैटालिसिस, तो जो कि एक सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है। तो कैटालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कैटालिसिस होती क्या है, ठीक है, और इसकी टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कैटालिसिस की बात करें तो दैट इज कैटालिसिस प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो बेटा मैंने आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ आपने कि हम केमिस्ट्री में वेरियस केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। हम प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आए हुए हैं कि जिसमें हमारे पास कुछ रिएक्शंस की स्पीड ज्यादा होती है, कुछ रिएक्शंस की स्पीड कम होती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमने रेट ऑफ रिएक्शंस की बात की हमने, ठीक है, कि स्पीड कौन सी रिएक्शन जल्दी हो रही है, कौन सी कम हो रही है, ठीक है, कम लेट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस, कुछ एक सब्सटेंस होते हैं जो कि हम किसी एक केमिकल रिएक्शन में जब हम उनको यूज करते हैं तो वो उस रिएक्शंस की स्पीड को चेंज करने का काम करते हैं। चेंज बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड को, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को जो चेंज करने का काम करते हैं उसको, उस सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे जिसमें हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जिसकी कैटलिस्ट की हेल्प से हम उस रिएक्शंस की स्पीड को चेंज कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहे हैं, उस फिनोमिनन को हम बोलेंगे दैट वन इज कॉल्ड इट्स कैटालिसिस प्रोसेस। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम ये बोलेंगे कि दैट इज, पहले तो हम ये बोलेंगे कि दैट इज द कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस। कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस which change the speed of reactions, जो कि किसी एक रिएक्शंस की स्पीड को चेंज करने का काम करते हैं विदाउट इटसेल्फ यूजिंग इन द केमिकल रिएक्शन। अब पर वो अपने आप केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होंगे, मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ स्पीड को चेंज करेंगे और रिमूव कर जाते हैं, ठीक है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग इन द रिएक्शंस, अंडरगोइंग इन द केमिकल, अंडरगोइंग एनी चेंज इन मास बोल लो, ठीक है, एंड केमिकल कंपोजिशंस, mass and chemical compositions any chemical compositions in the chemical compositions at the, ऐसे बोल सकता हूं, that is at the end of reactions, मतलब उस सब्सटेंस जो कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने का काम करेगा, उसमें अपने आप कोई चेंज नहीं आएगा, अपने में कोई चेंज नहीं आएगा, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे कैटलिस्ट। एंड द फिनोमिनन जिसमें हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कैटालिसिस। एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड कैटालिसिस। उस फिनोमिनन को हम कैटालिसिस फिनोमिनन बोलेंगे, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड कैटालिसिस। तो वो हमारे पास कैटालिसिस प्रोसेस हमारे पास आता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कैटलिस्ट होते हैं बेटा, ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस को, तो इसको हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी इसकी बात की थी कि हमारे पास कैटलिस्ट करता क्या है कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू गेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसके ऊपर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के अंत में मैंने आपको बताया था कि आपके पास कैटलिस्ट जो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को
मतलब जिसके लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू अचीव द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं या उस एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसी के ऊपर डिपेंड करते हुए बेटा कैटलिस्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं कुछ एक रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो हमारे पास ये कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट जो कि इंक्रीज करने का काम करते हैं वो तो कहलाते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक होते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस होती है, दैट इज पॉजिटिव कैटालिसिस। तो पॉजिटिव कैटालिसिस कौन सी होगी? दैट इज द कैटलिस्ट इफ कैटलिस्ट जिस ऐसी कैटालिसिस प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगा, दैट इज वी कैन से दैट इफ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, अगर कोई कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, हम फिनोमिनन को पॉजिटिव कैटलिसिस बोलेंगे। उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे, कैटलिस्ट, ठीक है। एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड, उस फिनोमिनन को या प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फिनोमिनन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस, उसको हम पॉजिटिव कैटालिसिस बोलेंगे, ठीक है। तो वो पॉजिटिव कैटालिसिस हमारे पास बनती है, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आपके पास एक ऐसा दैट इज इफ कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, अगर रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज H2O2 इसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की डिकम्पोजिशन हो जाती है, दैट इज इट विल डिकम्पोज इन द प्रेजेंस, डिकम्पोज टू गिव द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड विल गिव वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन आपके पास बनेगा, ठीक है। पर इसके लिए अगर इस रिएक्शन में अगर हम कोई एक सब्सटेंस यूज करूं, जैसे मैं प्लेटिनम का यूज कर रहा हूं, एक एलिमेंट प्लेटिनम यूज कर रहा हूं, तो प्लेटिनम की प्रेजेंस में जब मैं इस रिएक्शन को करूंगा तो ये इस रिएक्शन अगर ये रिएक्शन होने के लिए 5 मिनट का टाइम ले रही है, तो ये रिएक्शन का कैटलिस्ट का यूज करने पर तो प्लेटिनम जो है वो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज करने का काम कर देगा। तो यहां पर आपके पास एक ऐसा कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। मतलब उस रिएक्शन को अगर वो 5 मिनट में ये रिएक्शन हो रही है तो उसमें 2 मिनट में ये रिएक्शन जो अगर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि अगर ग्राफ की हेल्प से मैं अगर आपको बताऊं इसको, तो ग्राफ की हेल्प से हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास ऐसे अगर रिएक्शंस में हमारे पास अगर दैट इज द अगर हम एक साइड अगर रिएक्शंस को लेकर रिएक्शन अगर हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो है वो इस तरह से प्रोसीड कर रही है आगे की तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ हम लेते हैं इसकी एनर्जी, ठीक है। एंड दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं इसकी, ठीक है। और हमने ग्राफ की हेल्प से बताया वो कि दैट इज पहले रिएक्टेंट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करके रखेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो रिएक्टेंट अगर इस एनर्जी के ऊपर लाइज कर रहा है तो हमारे पास अगर ये रिएक्टेंट जो है, और ये भी मैंने बताया हुआ है कि इसके लिए अगर हम देखें तो अगर ये वाला ग्राफ जो है अगर इस रिएक्शन से ऊपर रिएक्टेंट की एनर्जी से ऊपर की तरफ रहता तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और नीचे की तरफ लाइज करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहां पर हीट रिलीज करती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। तो दैट वन इज अ प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट आपका पास आ रहा है। और जिस एनर्जी के ऊपर हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट जो है को कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो दैट इज कॉल्ड इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे उसकी, ठीक है। और इसके लिए दैट वन इज इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसके बीच में लाइज कर रही है, ठीक है। और इस एनर्जी को गेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए, दैट वन इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, दैट इज ई से हम इसको रखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, इस जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको टू गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव करने के बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उस एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देते हैं, ठीक है। जिसके कारण आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये ग्राफ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण कोई एक रिएक्शंस की स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये आपके पास इन एब्सेंस ऑफ, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, दैट इज द एब्सेंस
ऑफ कैटलिस्ट में ऐसे आपके पास रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपके पास ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, ठीक है, कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन जो है इस तरह से प्रोसीड करेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करने का काम करते हैं बेटा, ठीक है। इसी में हमारे पास सेकंड टाइप्स के जो आते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिसिस, दैट इज नेगेटिव कैटलिसिस। अब नेगेटिव कैटलिसिस क्या होती है, उसी का उल्ट, दैट इज जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज करने का काम करेंगे, ठीक है। अगर किसी रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शंस डिक्रीज करती है, दैट इज हम बोलेंगे इफ कैटलिस्ट डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, डिक्रीज द इफ कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को या स्पीड ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज करने का काम करते हैं तो उनको तो हम बोलेंगे इफ कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, द कैटलिस्ट इज कॉल्ड, द कैटलिस्ट आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट, उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट के नाम से बोलेंगे, ठीक है, दैट इज नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे, ठीक है। एंड द प्रोसेस और फिनोमिनन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस, उसको हम नेगेटिव कैटालिसिस के नाम से जानेंगे, दैट इज कैटालिसिस। उस फिनोमिनन्स को या प्रोसेस को हम बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इट्स नेगेटिव कैटालिसिस, तो वो नेगेटिव कैटालिसिस कहलाएगी। अब नेगेटिव कैटालिसिस में क्या होगा, जो नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल्स के लिए नेगेटिव कैटालिस्ट के लिए हमारे पास, जैसे हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो सोडियम सल्फेट ले लो आप, ठीक है। जैसे हमारे पास Na2, मैं रिएक्शंस को यहां लिख रहा हूं, दैट इज सोडियम सल्फेट को अगर हम लिखें, दैट वन इज सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट की अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट करके, सोडियम सल्फेट की अगर हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशंस, ठीक है, ऑक्सीडेशंस करते हैं, ठीक है, और इसके लिए ऑक्सीडेशंस करते हैं, ऑक्सीडेशंस करने पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट वन इज सोडियम सल्फाइड की अगर हम Na2SO3 लेते हैं हम, ठीक है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वी गेट सोडियम सल्फेट Na2SO4, हमारे पास Na2SO4 आपके पास बन जाएगा, सोडियम सल्फेट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। पर इसके लिए अगर हम इसकी अगर हम अल्कोहल की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करते हैं, अगर इस रिएक्शन को होने के लिए मान ली कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 5 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है, और अगर मैं कोई एक कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ, दैट इज अल्कोहल की प्रेजेंस में जब मैं रिएक्शन को करूंगा तो इसको 5 मिनट के बजाय 10 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो वो डिक्रीज कर जाएगी, मतलब ये ज्यादा टाइम लेगी रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बनता है, ठीक है। तो दैट रिएक्शन इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करेंगे तो इसकी स्पीड जो वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। डिक्रीज क्यों की, तो इस केस में मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं, हमारे पास यहाँ पर मैं इस ग्राफ में यहीं पर देख लो कि आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर इस केस में नेगेटिव कैटालिसिस के केस में जो नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह से बन जाएगा कि हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसे ऊपर की तरफ आपके पास आ जाएगी, ठीक है, और नीचे की तरफ आपके पास ऐसे आ जाएगा। तो ये आपके पास नेगेटिव कैटालिसिस, दैट इज नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए आपके पास बन जाएगा। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट उसको डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस एक बार इंक्रीज कर जाती है और एक बार डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को, दैट वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल्स के हेल्प से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है इसमें कैटलिसिस में, दैट वन इज इट्स, अब ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, अब यहाँ जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, इन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रभावित करने के लिए कुछ एक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि इन कैटलिस्ट की एक्टिविटी मतलब ये कैटलिस्ट कर क्या रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट कर रहे हैं कि
किसी एक रिएक्टेंट की स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिना अपने आप यूज हुए, ठीक है, अपने आप बिना उस रिएक्शन में यूज हुए वो स्पीड को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, तो उसकी उस एक्टिविटी को जो प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो उस तरह के दो सब्सटेंस आते हैं, वो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को इंक्रीज करेंगे और या फिर उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, मतलब एग्जीबिट करेंगे, ठीक है। तो उसी के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास क्या होते हैं कि जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को लोअर करते हैं और एक होते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को जो कि प्रभावित करने में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए एक होते हैं प्रोमोटर्स और एक होते हैं पॉइजन्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैटालिटिक पॉइजन्स हमारे पास आते हैं, कैटालिटिक पॉइजन्स, ठीक है। तो ये मैं आगे बता रहा हूँ, दैट इज कैटालिटिक पॉइजन्स, पॉइजन, ठीक है, पॉइजन जिनको बोलते हैं। तो सीधी बात जैसे हम बोलेंगे द सब्सटेंस विच लोअर द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सब्सटेंस विच लोअर द एक्टिविटी ऑफ, जो कि आपके पास एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस विच लोअर द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को लोअर करने का काम करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो कहलाएंगे हमारे पास पॉइजन्स, ठीक है, कैटालिटिक पॉइजन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल्स के लिए कैटालिटिक पॉइजन जो हमारे पास आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं हैवर्स प्रोसेस पढ़ते हैं बेटा, हैवर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मैं एक हैवर्स प्रोसेस आपने पढ़ा होगा जिसमें हम अमोनिया की फॉर्मेशंस करते हैं। तो हैवर्स प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन्स को जब हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और इसको हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नाइट्रोजन गेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास बनता है इसमें दैट वन इज अमोनिया NH3 बनेगा, बैलेंस करने पर आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ दिस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स हैवर्स प्रोसेस, इसको हम हैवर्स प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो इस हैवर्स प्रोसेस में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज आयरन एक सॉलिड स्टेट में लाइज करता है, तो आयरन कैटलिस्ट यूज किया जाता है जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। इस आयरन की एक्टिविटी को के लिए अगर मैं इसके बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर रहा हूं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करूंगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन को करूंगा तो ये एक्टिविटी ऑफ आयरन क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, इसको लोअर कर देगा, जिसके कारण इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो दैट वन इज कैटालिटिक प्रोमोटर्स। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कैटालिटिक प्रोमोटर, सॉरी दैट वन इज कैटालिटिक पॉइजन्स, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर पॉइजन्स का काम कर रहा है, कैटालिटिक पॉइजन्स है ये, ठीक है। उसी में दूसरा आपके पास आता है दैट वन इज प्रोमोटर, दूसरा हमारे पास होता है प्रोमोटर क्या होते हैं, जो कि हमारे पास उसका और दैट इज जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटीज को प्रभावित करके उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोमोटर्स और दूसरा आपका जो पॉइजन्स आते हैं, तो प्रोमोटर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करेंगे, विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो जैसे इसी रिएक्शन में हमारे पास अगर मैं बताऊं कि नाइट्रोजन है, इसको मैं हैवर्स प्रोसेस में हाइड्रोजन बन रही है, ठीक है, और इसके लिए हमारे पास अमोनिया यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इसको इसी रिएक्शन में हैवर्स प्रोसेस में, ठीक है, आयरन हम एक कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इस आयरन के साथ मैं मोलिब्डेनम का यूज करता हूं। तो मोलिब्डेनम जो है दैट वन इज मोलिब्डेनम जो है वो इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करेगा, जिससे भी वो इसकी स्पीड को इंक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपके पास मोलिब्डेनम जो प्रोमोटर का काम कर रहा है और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो एक पॉइजन्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बेटा कैटालिटिक प्रोमोटर्स होते हैं और एक पॉइजन्स आते हैं, ठीक है। तो इसी में नेक्स्ट हमारे पास बनती है इसकी टाइप ऑफ कैटालिसिस की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ कैटालिसिस में हमारे पास दैट वन इज टाइप ऑफ कैटालिसिस में हमारे टाइप ऑफ कैटालिसिस की टाइप, ठीक है। कैटालिसिस कितनी टाइप्स की होती है, ठीक है। टाइप ऑफ कैटालिसिस, ये भी हम कैटलिस्ट के टाइप पढ़ रहे थे, तो हमारे पास टाइप ऑफ कैटालिसिस, तो टाइप ऑफ कैटालिसिस में हमारे पास जो कैटालिसिस प्रोसेस होता है वो दो तरह का हमारे पास लिया जाता है। तो उसमें फर्स्ट टाइप जो आता है दैट वन इज कॉल्ड
होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। होमोजीनियस जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उसके स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, स्टेट मतलब उसकी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक होमोजीनियस कैटलिस्ट आते हैं और एक आते हैं हमारे पास हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट हमारे पास बनते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं? विच आर ऐसे कैटलिस्ट विच आर इन सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि विच आर इन सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जो रिएक्टेंट, जिस स्टेट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लाइज करता है उसी स्टेट में अगर हमारे पास उसी स्टेट्स में अगर कैटलिस्ट भी लाइज कर रहा है तो उस कैटलिसिस प्रोसेस, उस कैटलिस्ट को हम होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे और दैट प्रोसेस कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिसिस। जैसे एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की जा रही है, दैट इज SO2, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, दैट इज इन द प्रेजेंस इट विल फॉर्म द सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके पास बनेगा, ठीक है। तो जब हम इसको दैट, अगर मैं इसको सही ढंग से लिखूं तो इसको ऐसे लिखूंगा कि दैट इज, इसको हमारे पास ऐसे आ सकता है कि दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2 विच इज इन गैसेस स्टेट, ठीक है। ऑक्सीजन दैट इज आल्सो विच इज इन गैसेस स्टेट, ठीक है। वी गेट द सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज आल्सो इन गैसेस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस करने पर आप ले सकते हो 2 मोलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 2 मोलिक्यूल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर इसके लिए हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे दैट कैटलिस्ट इज नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, ठीक है। तो NO हम यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज कर रहे हैं विच इज आल्सो इन गैसेस स्टेट, ठीक है। तो कैटलिस्ट भी सेम फेज में लाइज कर रहा है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट है और उसी में प्रोडक्ट। फेज मतलब ये भी गैसेस स्टेट में है और हमारे पास रिएक्टेंट भी गैसेस स्टेट में लाइज कर रहे हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस कैटलिस्ट को हम होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिसिस, इसको हम होमोजीनियस कैटलिसिस बोलेंगे। सेकंड हमारे पास आती है दैट इज हेटेरोजीनियस कैटलिसिस, हेटेरोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है। एक आती है दैट इज हेटेरोजीनियस कैटलिसिस, उसमें हमारे पास विच दैट इज द कैटलिस्ट विच आर सेम फेज, कैटलिसिस इन विच, ऐसे बोलूंगा कैटलिसिस इन विच कैटलिस्ट आर not in same phase, are in different phase, are not in same phase, जिसमें आपके पास कैटलिस्ट जो सेम फेज में लाइज नहीं करेंगे, ठीक है, एज दैट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें आपके पास कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा, ठीक है, एज दैट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे दैट वन इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी लिखा कि हैवर्स प्रोसेस में हम नाइट्रोजन को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वी गेट अमोनिया NH3, ठीक है, 2 मोलिक्यूल ऑफ दिस एंड 3 मोलिक्यूल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं आयरन विच इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, वेयर एज दैट वन इज नाइट्रोजन इज गैसेस स्टेट एंड हाइड्रोजन इज आल्सो इन गैसेस स्टेट एंड दैट वन अमोनिया इज आल्सो इन गैसेस स्टेट, ठीक है। तो इसमें रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में लाइज कर रहा है, तो दैट वन इज नॉट इन सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है। तीसरा भी आता है बेटा एक कैटलिसिस, दैट वन इज कॉल्ड ऑटो कैटलिसिस, हम इसको ऑटो कैटलिसिस बोलेंगे, ठीक है। तो ऑटो कैटलिसिस जो हमारे पास आती है उसमें हमारे पास ऑटो कैटलिसिस में जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, हमारे पास ऑटो कैटलिसिस में किसी एक रिएक्शन में, इसके मैं अगर आपको बता दूं दैट इज ऑटो कैटलिसिस। ऑटो कैटलिसिस कौन सी होती है? देखो हम कैटलिस्ट तो यूज कर रहे हैं किसी एक रिएक्टेंट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, रिएक्टेंट की जल्दी से वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसके लिए एक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इट्स कैटलिस्ट, ठीक है। अब कई रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है कि जैसे पहले तो वो रिएक्शन स्लो होती हैं, पहले तो वो स्लो चल रही होती हैं, पर जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है तो उनकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, तो उस केस में प्रोडक्ट ही उस केस में आपके पास कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो
वो हम ऑटो कैटलिस्ट बोलेंगे, और दैट वन इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटो कैटलिसिस, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट वन इज ऑटो कैटलिसिस। क्या होती है कि दैट इज द टाइप ऑफ फिनोमिनन इन विच द टाइप ऑफ कैटलिसिस, ये द टाइप ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं द टाइप ऑफ फिनोमिनन in which one of the, that is in which one of the product itself act as catalyst, in which one of the product itself, या हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट इटसेल्फ, कोई भी एक, दोनों में कोई भी एक या दो प्रोडक्ट जो बनेंगे ना किसी एक रिएक्शन में, कि वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है प्रोडक्ट, तो उनमें से कोई एक आध प्रोडक्ट जो वो अपने आप ही कैटलिस्ट का काम करे, एक्ट एज ए कैटलिस्ट, सॉरी प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ऑटो कैटलिस्ट, इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है, इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। उसको हम ऑटो कैटलिस्ट बोलेंगे, और प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटो कैटलिसिस, उसको हम ऑटो कैटलिसिस प्रोसेस के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो इसके लिए जैसे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर्स की, ठीक है, तो एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस की जाती है, एस्टर्स में हमारे पास जैसे आपके पास एस्टर का दैट इज CH3COO C2H5, ठीक है। तो हमारे पास दैट वन इज, यहां से एस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2, वाटर मोलिक्यूल्स में H2 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक बनेगा CH3COH, मतलब एक बनेगा एसिटिक एसिड्स बनेगा आपके पास, ठीक है, और एक बनेगा आपके पास C2H5OH, मतलब एक बनेगा अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल आपके पास बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शंस में हमारे पास जो कैटलिस्ट हैं वही आपको, पहले ये रिएक्शन स्लो होती है, फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है वैसे वैसे इसकी स्पीड इंक्रीज करना शुरू कर जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण आपके पास एसिटिक एसिड या अल्कोहल जो वो आपस ये भी एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और हमारे पास स्पीड को इसको इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो दैट वन इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। इसको हम इस प्रोसेस को, इस कैटलिसिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो कैटलिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास टाइप ऑफ कैटलिसिस हमारे पास आ जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है कैटलिसिस में ही हमारे पास, दैट वन इज शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस। एक आती है शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस, शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस। अब ऐसी कैटलिसिस प्रोसेस जो कि कैटलिस्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, हम बोलेंगे विच डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट। हम ऐसे बोल सकते हैं दैट इज विच डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर्स ऑफ, दैट इज पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। जो कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते, पोर होते हैं शेड, ठीक है, मतलब उस कैटलिस्ट के ऊपर जो शेड है, ठीक है, और जो रिएक्टेंट का साइज है, ठीक है, उसके ऊपर जो डिपेंड करेगी, विच डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर्स ऑफ कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, और जो हमारे पास कैटलिस्ट है उसके पोर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे हमारे पास कोई एक कैटलिस्ट ऐसे है, ठीक है, इसके ऊपर जो पोर होंगे, पोर्स मतलब शेप जो होंगे, उसके साइज और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज के ऊपर जो डिपेंड करेगी, उस कैटलिसिस प्रोसेस को हम बोलेंगे शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस, ठीक है, उसको हम शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस के लिए हमारे पास जो आता है जियोलाइट जो होता है, मैं इसको जैसे बता रहा हूं, पहले तो हम ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, जियोलाइट कैटलिस्ट जो है वो एक शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। जियोलाइट, एक एग्जांपल्स के लिए जैसे बता रहा हूं, जियोलाइट सेटिंग से लिखता हूं, दैट वन इज जियोलाइट, ये कैटलिस्ट इज ए शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। इसका यूज करने पर जो दैट इज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ये एक शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। इसका यूज करने पर जो हमारे पास कैटलिसिस प्रोसेस होता है उसको हम शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जियोलाइट इसका एग्जांपल है। कैसे, जैसे मतलब हमारे पास कोई एक कैटलिस्ट है, ठीक है,
कैटलिस्ट का जो कैटलिस्ट में पोर्स होते हैं, पोर्स ऐसे शेड होंगे इसके, ठीक है, पोर्स इसके बीच में लाइज करते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, इसके पोर्स होंगे, ठीक है, और जो रिएक्टेंट होगा, ठीक है, रिएक्टेंट क्या करेगा, इस कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके हम थ्योरी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट इसके ऊपर लाइज करना शुरू कर देता है, तो वो रिएक्टेंट का जो साइज होगा वो साइज इन पोर्स के साइज, मतलब रिएक्टेंट के साइज के ऊपर और पोर्स के साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए, अगर वो रिएक्टेंट का साइज पोर के साइज के अगर इक्वल होता है तो वो उसके बीच में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब उसमें समा जाते हैं जाके, और वो कैटलिस्ट उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसी कैटलिस्ट्स जो कि शेप के ऊपर स्ट्रक्चर और पोर स्ट्रक्चर्स, मतलब कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज के ऊपर जो डिपेंड करेगी, ठीक है, उस कैटलिस्ट्स को हम शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट्स बोलेंगे, ठीक है। सीधी बात है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट को अपने सरफेस के ऊपर जब एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने पर तभी कर पाएंगे जब उनके वो सब कैटलिस्ट के ऊपर जो शेड है, इस तरह से जो पोर्स हैं, उसका साइज रिएक्टेंट के साइज के बराबर होगा। अगर इससे बड़ा हुआ तब तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, छोटा हुआ तब भी नहीं हो पाएंगे, तो उसके साइज के अगर इक्वल रहते हैं तो वो आपस में जाके यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे इसी तरह से, और वो प्रोडक्ट में इजिली कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करते हुए जो हमारे पास कैटलिसिस प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड इट शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस। तो जियोलाइट इसका एग्जांपल है, जियोलाइट कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन एक आता है हमारे पास कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जियोलाइट, जियोलाइट है क्या, ठीक है, और इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख के बताइए आप, ठीक है। तो इसको मैं एक बार बता देता हूं कि आप बोलोगे जियोलाइट एक शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसका जो आपके पास फॉर्मूला आता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ठीक है, माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आप देखोगे mx/n आपके पास आ जाता है, ठीक है, और इसमें एल्यूमिनो सिलिकेट्स दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, AlO2 ऐसे आपके पास आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास बनता है, ठीक है, जिसमें आपके पास x molecules of this, ठीक है, एंड दैट इज सिलिकेट SiO2 एंड y molecule of this, ठीक है, ऐसे इसको हम लिखते हैं। तो एल्यूमिनो सिलिकेट्स x molecule of this and y molecule of this, ठीक है, which contain m molecules of waters, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला आपके पास इस तरह से आता है। यहाँ पर m और n जो आपके पास आ रहा है, दैट इज n जो हमने इसमें लिया हुआ है, x by n जो आपके पास लिया हुआ है, n इज द चार्ज ऑफ मेटल्स, ठीक है, n जो है n इज चार्ज ऑफ मेटल आयंस, जो मेटल आयंस है उसका वो चार्ज आपके पास आता है। तो आपने याद रखना जनरल फॉर्मूला जो आपके पास इसका बनता है, दैट इज वी कैन से दैट जियोलाइट इज माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ठीक है, हैविंग जनरल फॉर्मूला mx/n ब्रैकेट स्टार्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, x molecule ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड y molecule ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड्स, ठीक है, इनटू MH2O, ठीक है, जो n जो है दैट इज n इज द चार्ज ऑफ आयंस, ठीक है। तो इसको हम जियोलाइट का पास आपको, अब जियोलाइट जो होता है वो बेटा, जैसे आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा आपने, तो मधुमक्खियों के छत्ते को जब आप देखो तो मधुमक्खी की छत्ता जो होता है, मधुमक्खियों ने शहद डालने के लिए इस तरह से एक छत्ता बनाया होता है जिसमें एक ऐसे पोर्स लगे होते हैं, ऐसे छेद होते हैं, ठीक है। तो ये जियोलाइट हनी कॉम्स या मधुमक्खी की छत्ते की तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम, उस हनी कॉम्स का, उसमें जो पोर्स हैं उसमें जो शेड होते हैं, उनकी शेड का जो साइज होता है, उसका साइज 260 से लेकर 740 पिकोमीटर तक इसका साइज की रेंज रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो जियोलाइट होता है, जियोलाइट्स को पहले इसको हीट करके इसको मेल्ट किया जाता है, ठीक है, और हीट करके मेल्ट करने पर इसको जियोलाइट्स को एक अलग शेप दी जाती है, और उस शेप्स को यूज करके हम उस मेल्ट पहले हीट करके उसको मेल्ट किया जाता है, ठीक है, मेल्ट करने पर उसको एक उसके पोर्स के शेप जो एडजस्ट किए जाते हैं, ठीक है, और एडजस्ट करने के बाद फिर उसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जियोलाइट का अगर मैं कोई एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बताऊं तो वो हमारे पास आता है कि एक इंपॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट जो हमारे पास बनता है दैट इज ZSM5, एक इंपॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे, ठीक है, जो कि इसका यूज हम गैसोलीन, जो हमारे पास अल्कोहल होता है उसको गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस में इस कैटलिस्ट का यूज करते हैं, दैट इज वी कैन से दैट ऑन कन्वर्ट। इसका यूज हम किया जाता है कि अल्कोहल को डायरेक्टली अगर मुझे गैसोलीन में कन्वर्ट करना है तो वी कैन यूज द कैटलिस्ट दैट इज जियोलाइट एंड दैट वन इज ZSM
5, ठीक है। तो इसका हम यूज करते हैं। तो इसके लिए इसका जनरल फॉर्मूला याद रखोगे और इसके पोर्ट साइज को याद रखोगे, ठीक है। और ये होता क्या है, ठीक है, दैट वन इज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट हमारे पास ये बनता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास दैट वन इज जियोलाइट्स एंड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये भी आप एक तैयार करोगे, ठीक है। तो बेटा आज हमने कैटलिस्ट पढ़े, ठीक है, कैटलिसिस प्रोसेस पढ़ा और उसकी हमने टाइप्स की बात की। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।